शीतलकोट नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। सर्दी का आलम यह था कि जैसे आसमान से बर्फ के फरिश्ते उतर रहे हों। पूरे गांव पर सफेद कोहरे की एक मोटी चादर लिपटी हुई थी जिससे हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। परिंदे अपने घोंसलों में दुबक गए थे और इंसानों ने खुद को रजाइयों में कैद कर लिया था। इसी गांव के एक कोने में एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी जिसकी छत से ठंडी हवाएं ऐसे गुजरती थीं जैसे कोई पुराना दुश्मन रास्ता ढूंढ रहा हो। इस झोपड़ी में कासिम नाम का एक युवक रहता था। कासिम का चेहरा उसकी कम उम्र के बावजूद वक्त की थपेड़ों से थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और यकीन की चमक थी। कासिम के परिवार में उसके बूढ़े वालिद, पिता जनाब रहमत अली और उसकी बीमार वालिदा मां जयबुन निसा थे। रहमत अली कभी गांव के बेहतरीन कारीगर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी कमर झुक गई थी और दमे की बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिसकी आग बुझने की कगार पर थी। कासिम अपनी फटी हुई लोई ऊनी चादर को लपेटे हुए लकड़ी के कुछ टुकड़ों को सुलगाने की कोशिश कर रहा था। बेटा कासिम, रहमत अली ने खांसते हुए आवाज दी। कासिम तुरंत अपने वालिद के पास पहुंचा और उनके हाथ चूमते हुए बोला, जी अब्बू जान, कहिए, तबीयत कैसी है आपकी? खैरियत है बेटा, बस ये सर्दी हड्डियों में उतर रही है। तू क्यों इतनी मेहनत करता है? आज की रात बहुत ज्यादा सर्द है, बाहर कोहरा इतना घना है कि रास्ता नहीं दिखेगा। कल काम पर मत जाना, रहमत अली ने फिक्र जताते हुए कहा। कासिम मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजब सा सुकून था। उसने कहा, अब्बू जान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। अगर मैं घर बैठ गया तो आपकी दवाइयां और अम्मी का परहेज कैसे पूरा होगा? आप फिक्र न करें, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। अगली सुबह फज्र की अजान के साथ ही कासिम उठ गया। ठंडे पानी से वजू करना ऐसा था जैसे जिस्म पर सुइयां चुभ रही हों, लेकिन उसका ईमान उसे मजबूती दे रहा था। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मेरे हाथों में वो बरकत दे कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकूं। मेरा कोई सहारा नहीं तेरे सिवा। कासिम गांव के सबसे बड़े जमींदार हाजी उस्मान के खेतों में मजदूरी करता था। हाजी उस्मान एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन इन दिनों वे किसी गहरी परेशानी में डूबे हुए थे। कासिम जब खेत पर पहुंचा तो कोहरा इतना घना था कि उसे अपनी कुदाल भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया। मिट्टी जमी हुई थी, पत्थर जैसी सख्त, लेकिन कासिम की हिम्मत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। खेत के एक किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हाजी उस्मान एक छोटी सी अंगीठी जलाए बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थीं। वे बार बार लंबी आहें भर रहे थे। कासिम ने गौर किया कि आज हाजी साहब ने न किसी को डांटा न काम का जायजा लिया। वे बस खामोश थे, जैसे उनका वजूद कहीं और हो। कासिम से रहा नहीं गया। वह अपना काम छोड़कर उनके पास गया और बड़े अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आप आज बहुत गमगीन नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अगर कोई खिदमत मेरे लायक हो तो हुक्म फरमाएं, कासिम ने झुककर कहा। हाजी उस्मान ने अपनी सर्द आंखों से कासिम की ओर देखा। उन्होंने देखा कि इस लड़के के तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, पैर फटे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान है। हाजी साहब कड़वाहट भरे लहजे में बोले, वालेकुम अस्सलाम। मियां कासिम, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो खुद वक्त की मार झेल रहे हो। जिसके पास खुद ओढ़ने को चादर न हो वो दूसरों को साया देने की बात कैसे कर सकता है? जाओ अपना काम करो, ये दुनिया बहुत बेरहम है। कासिम को उनकी बात का बुरा नहीं लगा। उसने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, हाजी साहब, बेशक मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि मशवरा भी एक सदका है। कभी कभी एक छोटा सा दिया भी घने जंगल का रास्ता दिखा देता है। वक्त तो बदलता रहता है, आज धूप है तो कल साया होगा। कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज के निकलने का रास्ता नहीं रोक सकता। हाजी उस्मान कासिम की बातों की गहराई सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने गौर किया कि यह सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक दानिशमंद, बुद्धिमान नौजवान है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, कासिम,
मसला यह है कि मेरी वो पुश्तैनी जमीन जो गांव की सरहद पर है, उस पर जब्बार और उसके बेटे शौकत ने नाजायज कब्जा कर लिया है। वे लोग बड़े जालिम और ताकतवर हैं। गांव के कई रसूखदार लोग उनके साथ। कासिम ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की। उसने अपने मन में अल्लाह का जिक्र किया और फिर बोला, हाजी साहब, ताकत का मुकाबला हमेशा ताकत से नहीं किया जाता। कभी कभी अक्ल और हिकमत, बुद्धि, वो काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर पाती। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मेरे पास एक तदबीर है। हाजी उस्मान ने उत्सुकता से पूछा, कैसी तदबीर? क्या तुम उनसे लड़ोगे? कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें उनके ही बुने हुए जाल में उलझा देंगे। बस मुझे आपकी इजाजत और थोड़ा सा वक्त चाहिए। और हां, इस राज को सिर्फ आप और मैं ही जानेंगे। कासिम ने हाजी साहब के कान में पूरी योजना विस्तार से बताई। जैसे जैसे कासिम बोलता गया, हाजी उस्मान के चेहरे की उदासी गायब होती गई और वहां एक चमक आ गई। सुभान अल्लाह! कासिम, अगर यह काम हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस जमीन का 1/3 हिस्सा मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा और तुम्हारे वालिदैन की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हाजी साहब ने जोश में कहा। कासिम ने हाथ जोड़कर कहा, हाजी साहब, मैं ये जमीन के लालच में नहीं कर रहा। आपने मुझे मुश्किल वक्त में काम दिया, ये मेरी तरफ से उसका शुक्रिया होगा। बस आप कल से वैसा ही करें जैसा मैंने बताया है। अगले दिन कासिम ने अपना हुलिया थोड़ा और बदला और सीधे जब्बार और शौकत के डेरे पर पहुंच गया। वहां अलाव जल रहा था और वे दोनों बाप बेटे गोश्त खा रहे थे और अपनी कामयाबी के नशे में चूर थे। जब कासिम वहां पहुंचा तो शौकत ने उसे झिड़कते हुए कहा, ए भिखारी, यहां क्या कर रहा है? भाग यहां से, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा। कासिम ने बहुत ही चालाकी से रोने जैसी सूरत बनाई और बोला, हुजूर, मैं भिखारी नहीं हूं, एक गरीब मजदूर हूं। हाजी उस्मान के यहां काम करता था, लेकिन उस जालिम ने मुझे निकाल दिया। उसने मेरी 3 महीने की मजदूरी भी नहीं दी। सुना है कि आप इस इलाके के सबसे बड़े और दरिया दिल जमींदार हैं। अगर मुझे आपके यहां पनाह मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। जब्बार, जो अपनी तारीफ सुनकर फूल जाता था, उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, तो उस्मान ने तुझे निकाल दिया? वो तो है ही कंजूस। बता, उसने हमारे बारे में क्या कहा? कासिम ने मिर्च मसाला लगाते हुए कहा, हुजूर, वो कह रहा था कि जब्बार और शौकत ने मेरी जमीन तो ले ली है, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। वो कह रहा था कि वे लोग तो डरपोक हैं, सिर्फ अंधेरे में वार करना जानते हैं। यह सुनकर शौकत गुस्से से लाल हो गया। उस बुढ़े की इतनी मजाल, हम उसे दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। तू कल से हमारे यहां काम पर लग जा, तुझे उस्मान से 2 गुनी मजदूरी मिलेगी। कासिम के चेहरे पर अंदर ही अंदर एक मुस्कान थी। उसका पहला कदम कामयाब हो गया था। कासिम ने अब जब्बार और शौकत के खेतों पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने तय किया था कि वह अपनी मेहनत और इखलाक आचरण से उनका दिल जीत लेगा, ताकि वे उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। कड़ाके की ठंड जारी थी। कासिम सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता और ईशा की अजान होने तक वहां पसीना बहाता। वह अकेले ही इतना काम कर लेता जितना 3 मजदूर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। एक शाम जब्बार ने अपने बेटे शौकत से कहा, बेटा, ये कासिम लड़का तो बड़ा ही वफादार निकला। देख, इस बर्फीली हवा में भी यह खेत की जुताई कर रहा है। उस्मान वाकई बेवकूफ था जिसने ऐसे हीरे जैसे मजदूर को खो दिया। शौकत ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जी अब्बू, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारी हर बात मानता है। इसे गांव की हर खबर रहती है। हमें इसके जरिए उस्मान की हर चाल का पता चलता रहेगा। कासिम ने धीरे धीरे उनके घर के छोटे मोटे काम भी करना शुरू कर दिए। वह कभी उनके घोड़ों की मालिश करता तो कभी सर्द रातों में उनके लिए अलाव जलाता। उसने अपनी बातों से उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि वह हाजी उस्मान का कट्टर दुश्मन बन चुका है। एक रात कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कासिम ने देखा कि जब्बार और शौकत अपने कमरे में अंगीठी ताप रहे थे। वह उनके पास गया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में इधर उधर देखते हुए बोला, हुजूर, एक बात बतानी थी, लेकिन डर लगता है। जब्बार ने अपनी हुक्का पीते हुए कहा, बोल कासिम, डरे मत, अब तू हमारे साए में है। कासिम ने झुककर धीमी आवाज में कहा, हुजूर,
कल रात मैं हाजी उस्मान के घर के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वहां शहर से कुछ बड़े वकील और पुलिस के आला अफसर आए हुए थे। वे लोग उसी जमीन के बारे में बात कर रहे थे जिस पर आपने कब्जा किया है। हाजी उस्मान कह रहा था कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे आप दोनों को उम्र कैद हो सकती है। जब्बार का चेहरा फक पड़ गया। सबूत? कैसा सबूत? हमारे पास तो सब कागजात फर्जी तैयार हैं। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कासिम ने फुसफुसाते हुए कहा। हुजूर, वो कागजात की नहीं, किसी पुराने राज्य की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि उस जमीन की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो अगर बाहर आ गया तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी और फांसी का फंदा तैयार हो जाएगा। शौकत डरपोक किस्म का इंसान था। वह कांपते हुए बोला, अब्बू, कहीं उस जमीन पर पहले कोई हादसा तो नहीं हुआ था? हमें क्या पता वहां क्या दबा है? कासिम ने आग में घी डालते हुए कहा। शौकत मियां, बस इसीलिए मैं आज देर तक खेत पर रुका रहा। मैं देखना चाहता था कि वहां कोई हलचल तो नहीं। आप फिक्र न करें, जब तक आपका यह गुलाम जिंदा है आप पर आंच नहीं आने देगा। लेकिन हुजूर, कानून बहुत लंबा हाथ रखता है। अगले 2-3 दिनों तक कासिम ने उनके मन में डर का बीज बोना जारी रखा। उसने चुपके से हाजी उस्मान से मिलकर सारी तैयारी पूरी कर ली थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कासिम और हाजी उस्मान ने मिलकर अपनी योजना के सबसे मुख्य हिस्से को अंजाम दिया। उन्होंने एक पुरानी कब्र की मिट्टी और कुछ जानवरों की हड्डियों को एक इंसानी ढांचे, कंकाल की शक्ल देकर उस विवादित जमीन के बीचों बीच गाड़ दिया। अगली सुबह जब कोहरे की चादर अभी हटी भी नहीं थी, पूरे गांव में शोर मच गया। लाश मिली है, जब्बार की जमीन से लाश निकली है। जब्बार और शौकत बदहवास होकर खेत की तरफ दौड़े। वहां पहले से ही पुलिस, जिन्हें हाजी उस्मान ने सूचना दी थी, और गांव के सरपंच मौलाना अब्दुल रऊफ मौजूद थे। जब्बार ने हकलाते हुए पूछा, ये सब क्या है? दरोगा साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? दरोगा ने कड़क आवाज में कहा, जब्बार साहब, हमें खबर मिली थी कि इस जमीन पर कुछ अवैध काम हो रहा है। खुदाई के दौरान यहां से यह इंसानी कंकाल बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि बरसों पहले किसी का कत्ल करके यहां गाड़ दिया गया था। चूंकि जमीन पर कब्जा आपका है, इसलिए कातिल भी आप ही माने जाएंगे। शौकत रोने लगा। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हम तो बस कुछ महीनों से यहां काबिज हैं। दरोगा ने डंडा पटकते हुए कहा, चुप रहो, कानून सबूत देखता है। अगर तुम मालिक हो तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। चलो जेल में चक्की पीसना, वहां इस सर्दी का मजा आएगा। भीड़ में से कासिम निकलकर आगे आया। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह बहुत दुखी हो। वह जब्बार के पास गया और कान में बोला, हुजूर, मैंने कहा था ना कि हाजी उस्मान कोई चाल चल रहा है। अब आप दोनों फंस गए हैं। अगर जेल गए तो वहां से जिंदा वापस आना मुश्किल है। बुढ़ापे में जेल की काल कोठरी, तौबा तौबा। जब्बार के हाथ पांव फूल गए थे। उसने कासिम का हाथ पकड़ लिया। बेटा कासिम, तू ही बचा सकता है। कोई रास्ता निकाल, मेरी सारी धन दौलत ले ले, बस मुझे जेल से बचा ले। कासिम ने सोच विचार का नाटक किया और कहा, हुजूर, एक ही रास्ता है। दरोगा साहब पूछ रहे हैं कि जमीन किसकी है। अगर आप यह साबित कर दें कि आप इस जमीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि यह जमीन अभी भी हाजी उस्मान की ही है और आप यहां सिर्फ किराए पर काम कर रहे थे, तो पुलिस उस्मान को पकड़ेगी। लाश जिसकी जमीन से निकलती है, गुनहगार वही होता है। शौकत चिल्लाया, हां अब्बू, यही सही है। हमें नहीं चाहिए यह जमीन। जान बची तो लाखों पाए। हम लिखकर दे देते हैं कि हमने उस्मान को डराकर यह जमीन ली थी और असल मालिक वही है। जब्बार और शौकत ने मौलाना अब्दुल रऊफ और दरोगा के सामने हाथ जोड़कर इकरार कर लिया। साहब, हमसे खता हुई। हमने लालच में आकर हाजी उस्मान की जमीन हथिया ली थी। हम इसके मालिक नहीं हैं। यह जमीन हाजी साहब की ही है। यह लाश उन्हीं के वक्त की होगी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मौलाना अब्दुल रऊफ ने मुस्कुराते हुए हाजी उस्मान की तरफ देखा। हाजी साहब आगे आए और उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, दरोगा साहब, अब जब इन्होंने खुद मान लिया है कि जमीन मेरी है और इन्होंने इसे नाजायज तरीके से लिया था, तो अब सच सामने आना चाहिए। हाजी साहब ने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया। कासिम ने नीचे उतरकर उस कंकाल को बाहर निकाला और सबके सामने उसे झटक दिया। हड्डियां अलग अलग गिर गईं। हुजूर, यह कोई इंसान नहीं, बल्कि लकड़ी और जानवरों की पुरानी हड्डियों से बनाया गया एक पुतला है।
कासिम ने बुलंद आवाज में कहा। पूरा गांव सन्न रह गया। जब्बार और शौकत को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं बल्कि पूरा आसमान खिसक गया हो। वे समझ गए कि वे कासिम और उस्मान की बिछाई हुई बिसात में मात खा चुके हैं। खेत के बीचों बीच सन्नाटा छा गया था। जब्बार और शौकत ऐसे खड़े थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। गांव वाले जो अब तक इन बाप बेटों के डर से खामोश रहते थे, अब कानाफूसी करने लगे। तौबा तौबा, देखो तो सही, इन लोगों ने हाजी साहब जैसे नेक इंसान के साथ क्या किया था, एक बुजुर्ग ने कहा। जब्बार का चेहरा गुस्से और शर्म से काला पड़ गया था। उसने कासिम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब वो मजबूर मजदूर वाली बेचारगी नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। तूने हमें धोखा दिया कासिम, तू तो हमारा नमक खा रहा था, शौकत चिल्लाया। कासिम ने बहुत ही सलीके से जवाब दिया, शौकत मियां, नमक हलाल वो होता है जो हक का साथ दे। मैंने आपके यहां मेहनत की, उसका आपने मुझे जो दिया वो मैंने मेहनत के बदले लिया। लेकिन आपने हाजी साहब का जो सुकून छीना था उसे वापस दिलाना मेरा फर्ज था। मैंने आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके अंदर के डर ने आपको सच बोलने पर मजबूर कर दिया। हक आ गया और बातिल झूठ मिट गया, और बेशक झूठ मिटने ही वाला है। मौलाना अब्दुल रऊफ ने आगे बढ़कर कहा, जब्बार साहब, अब जब आपने सबके सामने और पुलिस के सामने यह मान लिया है कि आपने यह जमीन धोखे से ली थी, तो अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप चुपचाप हाजी साहब से माफी मांगें और गांव छोड़कर चले जाएं, वरना दरोगा साहब आपको जालसाजी के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर लेंगे। जब्बार, जो कभी गांव का शेर बना फिरता था, अब एक भीगी बिल्ली बन चुका था। उसने देखा कि गांव का हर शख्स अब उसके खिलाफ खड़ा है। उसने कांपते हाथों से हाजी उस्मान के पैर पकड़ लिए। हाजी साहब, मुझे माफ कर दें, शैतान ने मेरे दिल में लालच भर दिया था। मैं आपकी जमीन और आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, बस मुझे जेल मत भेजिए, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हाजी उस्मान, जिनका दिल अल्लाह के नूर से रोशन था, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जब्बार, मैंने तुम्हें अल्लाह की खातिर माफ किया, लेकिन याद रखना, किसी गरीब का हक मारना जहन्नुम की आग को दावत देना है। आज के बाद किसी पर जुल्म मत करना। भीड़ छंटने लगी। सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई खेत पर पड़ रही थीं। हाजी उस्मान ने कासिम के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा कासिम, आज तूने साबित कर दिया कि अक्ल और सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तूने न सिर्फ मेरी जमीन बचाई बल्कि मेरी खोई हुई इज्जत भी वापस दिलाई है। कासिम ने सिर झुका लिया। हाजी साहब, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया था। हाजी साहब उसे अपने साथ उसके घर ले गए। जब वे कासिम की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचे तो रहमत अली और जैबुन निसा अपने बेटे की फिक्र में बैठे थे। हाजी उस्मान ने कासिम के वालिद के हाथ थाम लिए। रहमत अली भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको कासिम जैसा बेटा मिला। इसने आज पूरे गांव को हक का रास्ता दिखाया है। रहमत अली हैरान थे। हाजी साहब, आप यहां, क्या बात हो गई? हाजी साहब ने सारा वाकया सुनाया और फिर अपनी जेब से जमीन के कागजात निकाले। उन्होंने गांव के सरपंच को गवाह बनाकर कहा, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से जमीन का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है वो कासिम का हुआ। और सिर्फ यही नहीं, कासिम आज से मेरे कारोबार का साझीदार, पार्टनर भी होगा। कासिम की अम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। कासिम ने सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा किया। वक्त बीता और शीतलकोट की फिजाएं बदल गईं। अब कासिम की झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन खूबसूरत पक्का मकान बन गया था। उसके वालिद का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से हुआ और वे अब काफी तंदुरुस्त थे। कासिम ने अपनी जमीन पर सिर्फ खेती नहीं की, बल्कि गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा और स्कूल भी खुलवाया, ताकि कोई और बच्चा अपनी गरीबी की वजह से अनपढ़ न रहे। वो सर्दी की कड़कड़ाती रातें अब खत्म हो चुकी थीं। कासिम ने अपनी मेहनत की आग से अपनी किस्मत की बर्फ को पिघला दिया था। अब जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, लोग कासिम के पास मशवरे के लिए आते। हाजी उस्मान और कासिम की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। जब्बार और उसका बेटा भी सुधर गए थे और अब वे भी ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।
कासिम अक्सर शाम को अपने घर के बाहर बैठता और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता। उसे याद आता कि कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, अगर इंसान का ईमान मजबूत हो और उसकी मेहनत सच्ची हो तो जीत हमेशा हक की ही होती है। कहानी का संदेश, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह पाक का फरमान।